आज के इस गहन अध्ययन में एक ऐसे विषय पर चर्चा होने जा रही है जो हमारे अस्तित्व के हर एक पल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। मतलब आज हमारे पास स्रोत के तौर पर 11वीं कक्षा के भौतिकी के कुछ नोट्स हैं और कुछ बहुत ही दिलचस्प शोध सामग्री है। तो आज का जो मिशन है वो सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को डिकोड करना है। हाँ, और ये समझना है कि इस ब्रह्मांड में चीजें आखिर चलती कैसे हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो एक शांत बैठे हुए इंसान की नसों में दौड़ता हुआ खून हो या फिर अनंत अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में सफर करती हुई रोशनी की कोई किरण। सही कहा। सुनने में ये स्कूल की किसी भारी भरकम किताब जैसा लग सकता है। हाँ, वो डरावने गणित के सूत्र याद आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम उन उलझाने वाले सूत्रों को किनारे रखने वाले हैं। इस चर्चा को बिल्कुल आसान कहानियों और रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए खोलकर समझाया जाएगा। मैं तो इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो है गति की सर्वव्यापकता। गति को अक्सर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाने तक सीमित मान लिया जाता है। जैसे चलना या गाड़ी चलाना। हाँ, लेकिन असल में ये समय और स्थान यानी टाइम और स्पेस के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। जब हम भौतिकी के इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो आसपास घटने वाली हर साधारण घटना एक अद्भुत चमत्कार लगने लगती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो ये साफ हो जाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड की हर चीज गतिमान है। बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरी तरह से रुका हुआ हो। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति आराम से एक कुर्सी पर बैठा है, उसे लगता है कि सब कुछ स्थिर है, लेकिन तब भी उसके शरीर के अंदर एक पूरी दुनिया गति में होती है। फेफड़ों में हवा लगातार एक लय में अंदर बाहर जा रही है, हृदय धड़क का है। हाँ, और अगर हम इस कैमरे को थोड़ा और जूम आउट करें तो जिस पृथ्वी पर वो कुर्सी रखी है वो खुद 24 घंटे में अपनी धुरी पर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो अपने पूरे सौर मंडल को साथ लेकर आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। तो गति ही एकमात्र सच है। बिल्कुल। और इसी अनंत गति को समझने के लिए वैज्ञानिक अक्सर चीजों को बहुत ही सरल रूप में देखने की कोशिश करते हैं। यहीं पर वो एक दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है ना, बिंदु वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहली बार सुनने में यह शब्द किसी जटिल तकनीकी जार्गन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत ही व्यावहारिक है। वो कैसे? देखिए, जब कोई वस्तु अपनी खुद की लंबाई या आकार की तुलना में बहुत अधिक लंबी दूरी तय करती है तो उस पूरी की पूरी वस्तु को एक छोटे से बिंदु के रूप में मान लिया जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक लंबी चौड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है और वो दिल्ली से मुंबई तक करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। अब उस ट्रेन की खुद की लंबाई शायद आधा किलोमीटर हो सकती है। सही बात है। लेकिन जब उस 1400 किलोमीटर की विशाल दूरी का गणित लगाया जाता है तो उस आधे किलोमीटर की ट्रेन का आकार उस दूरी के सामने ना के बराबर हो जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए गणनाओं को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक उस विशाल ट्रेन को कागज पर सिर्फ एक छोटी सी बिंदु वस्तु मान लेते हैं। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई। और ये जो कैसे गई वाला सवाल है, यही तो इस पूरी शाखा का आधार है जिसे शुद्ध गतिकी या किनेमैटिक्स कहते हैं। बिल्कुल सही। ये शब्द ग्रीक भाषा के किनेमा से आया है, जिसका मतलब ही गति होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ इस बात का अध्ययन किया जाता है कि गति कैसे हो रही है, वस्तु कितनी तेज चल रही है, उसे कितना समय लगा। हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गति को किसने शुरू किया। मतलब किसने धक्का दिया या इंजन ने कितनी ताकत लगाई, उसकी बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उन कारणों या बलों की चर्चा इस हिस्से में नहीं की जाती। शुद्ध गतिकी सिर्फ गति के शुद्ध रूप का अध्ययन करती है। तो यहां से ये विषय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। जब गति के कैसे पर बात होती है तो स्रोत सामग्री में चाल और वेग यानी वेलोसिटी का जिक्र आता है। और एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अक्सर औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को एक ही समझ लिया जाता है, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। इसे एक आम रोड ट्रिप के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कार से दिल्ली से जयपुर की यात्रा पर निकलता है। ठीक है। यात्रा खत्म होने पर हिसाब लगाया जाता है कि पूरी दूरी और लगे हुए समय के आधार पर औसत वेग
40 किलोमीटर प्रति घंटा था। लेकिन क्या यात्रा के हर एक सेकंड में कार ठीक 40 की रफ्तार से ही चल रही थी? ऐसा तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। यात्रा के दौरान कार का सामना ट्रैफिक जैम से भी हुआ होगा, जहां स्पीड 0 हो गई होगी। खराब सड़कों पर रफ्तार धीमी रही होगी। और एक्सप्रेसवे पर तो कार ने 100 का आंकड़ा भी छुआ होगा। तो उन सभी उतार चढ़ाव वाली गतियों का जो एक गणितीय निचोड़ निकलता है, वो औसत वेग है। तो फिर तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? किसी एक खास पल में, समय के किसी एक विशेष क्षण पर उस कार की गति क्या थी, उसे तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। मतलब ये यात्रा के अंत का नतीजा नहीं है, बल्कि उस एक पल का सच है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है। भौतिकी उस एक जमे हुए पल की स्पीड को कागज पर नापती कैसे है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि गति का मतलब ही है समय के साथ स्थान का बदलना। अगर समय ही रुक गया तो गति कैसे मापी जाएगी? इसी पहेली को सुलझाने के लिए कैलकुलस नाम के गणित का जन्म हुआ था। नोट्स में एक सिद्धांत का जिक्र है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये तो सुनने में काफी डरावना लग रहा है। डरावना लगता है, लेकिन इसे एक वीडियो कैमरे के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा। मान लीजिए हम किसी की गति का वीडियो बना रहे हैं। पहले हम 1 घंटे की गति देखते हैं, फिर हम उस वीडियो को और बारीकी से देखने के लिए 1 मिनट का हिस्सा काट लेते हैं। समय का अंतराल छोटा कर रहे हैं। हाँ, हम समय को छोटा करते जाते हैं, 1 मिनट से 1 सेकंड, और फिर हम समय को इतना से कोड़ देते हैं कि वो 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से के बराबर हो जाए। यानी हम वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम रोक कर देख रहे हैं। एग्जैक्टली। उस बिल्कुल जमे हुए पल में जहां समय लगभग 0 के बराबर हो गया है, वस्तु की जो गति निकल कर आती है, वही उसका तात्क्षणिक वेग है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कार के डैशबोर्ड पर लगे स्पीडोमीटर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब कार चलाते समय अचानक स्पीडोमीटर की सुई पर नजर जाती है और वो 60 पर होती है, तो वो सुई हमें पूरी यात्रा का औसत ज्ञान नहीं बांट रही होती। हाँ, वो ठीक उसी एक पल, उसी मिली सेकेंड की रफ्तार बता रही होती है। वही तात्क्षणिक चाल है। और इस तात्क्षणिक वेग में जब समय के साथ बदलाव आना शुरू होता है, तब गति के विज्ञान में एक नए किरदार की एंट्री होती है, त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसी रेसिंग कार की आती है। जिसका एक्सेलरेटर दबाने पर स्पीड तेजी से बढ़ने लगती है। सरल शब्दों में कहें तो समय के साथ वेग के बदलने की दर को ही त्वरण कहते हैं। लेकिन शोध सामग्री ये साफ करती है कि भौतिकी में त्वरण का दायरा सिर्फ स्पीड के बढ़ने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। जब चलती हुई गाड़ी के सामने अचानक कोई जानवर आ जाए और जोर से ब्रेक लगाया जाए, तो स्पीड तेजी से घटने लगती है। हाँ, आम बोलचाल में हम इसे स्पीड कम होना कहते हैं, लेकिन भौतिकी इसे मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी स्पीड का कम होना भी एक तरह का त्वरण ही है। और इसमें एक और हैरतअंगेज पहलू है। वो क्या? मान लीजिए गाड़ी की स्पीड बिल्कुल न बदले, वो लगातार 50 की रफ्तार से ही चल रही हो, लेकिन सड़क पर एक घुमाव आ जाए और गाड़ी अपनी दिशा बदल ले। विज्ञान की भाषा में इस दिशा बदलने को भी त्वरण माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, एक वेक्टर है। इसका मतलब है कि इसमें स्पीड के साथ साथ दिशा का होना भी जरूरी है। दोनों में से कुछ भी बदला तो त्वरण पैदा हो जाएगा। अगर इस त्वरण की कहानी के पन्नों को पढ़ा जाए तो ये इतिहास के एक महान वैज्ञानिक से जुड़ती है। हम बात कर रहे हैं गैलीलियो गैलीले की। हाँ, गैलीलियो के समय में विज्ञान आज जैसा नहीं था। उस दौर में अरस्तु की पुरानी मान्यताएं हावी थीं। और शायद पहले गैलीलियो खुद सोचते थे कि जब कोई वस्तु आसमान से नीचे गिरती है तो उसका वेग तय की गई दूरी के साथ बदलता है। बिल्कुल, लोगों को लगता था कि जितनी लंबी दूरी तय करेगी वेग उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन गैलीलियो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वे प्रयोगों में विश्वास रखते थे। और उनके प्रयोग करने के तरीके भी बेहद दिलचस्प थे। उस समय आज जैसी डिजिटल घड़ियां तो थी नहीं जो मिलीसेकंड नाप सकें। तो उन्होंने पानी की घड़ियों का इस्तेमाल किया, वाटर क्लॉक्स। उन्होंने लकड़ी के तख्तों से ढलान बनाई और उन पे पीतल की गेंदों को लुढ़काया। साथ ही वस्तुओं को ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिराया, जिसे आज हम फ्री फॉल कहते हैं। और उन प्रयोगों से गैलीलियो ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या साबित किया उन्होंने? उन्होंने साबित किया कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो उसका वेग दूरी के साथ नहीं बदलता, बल्कि समय के साथ एक समान दर से बदलता है। मतलब हर बीतते सेकंड के साथ गिरने वाली वस्तु की रफ्तार एक निश्चित मात्रा में बढ़ती जाती है। हाँ, चाहे वस्तु हल्की हो या भारी,
वो एक ही त्वरण महसूस करेगी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसी ऐतिहासिक खोज ने आधुनिक त्वरण और बाद में न्यूटन के सिद्धांतों की मजबूत नींव रखी। और इस एक समान त्वरण को कागज पर समझने के लिए ग्राफ का एक बहुत ही जादुई गुण होता है। अक्सर ग्राफ देखकर लगता है कि ये सिर्फ डेटा दिखाने का तरीका है। लेकिन वेग समय ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने अंदर एक राज छुपाए रखता है। वो राज क्या है? अगर एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर वेग को रख के एक रेखा खींची जाए तो उस रेखा के नीचे जो क्षेत्रफल या एरिया बनता है, चाहे वो आयत हो या त्रिकोण, वो ज्यामिति का आकार सीधा सीधा ये बता देता है कि उस वस्तु ने कुल कितनी दूरी या विस्थापन तय किया है। और जब ये त्वरण एक समान होता है, यानी जब स्पीड एक ही दर से बढ़े या घट रही होती है, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा रही हो, तो भौतिकी एक तरह से हमें भविष्य देखने की ताकत दे देती है। भविष्य देखने से यहाँ तात्पर्य कोई जादू टोना करने से नहीं है, बल्कि एक सटीक वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने से है। बिल्कुल। और इस भविष्यवाणी को सच करने के लिए भौतिकी के पास 3 बहुत ही शक्तिशाली औजार हैं, जिन्हें गति के 3 समीकरण या किनेमैटिक इक्वेशंस कहा जाता है। चलने की दर पता है तो हम बता सकते हैं कि वो आगे कहाँ होगी। तो पहला समीकरण क्या बताता है? पहले समीकरण का सार ये है कि अगर हमें पता हो कि वस्तु ने किस शुरुआती रफ्तार से चलना शुरू किया और उसका त्वरण क्या है, तो हम गणना कर सकते हैं कि एक निश्चित समय, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद, उसकी नई रफ्तार क्या होगी। और दूसरे समीकरण का काम दूरी तय करने से जुड़ा है। अगर शुरुआती रफ्तार, समय और त्वरण ज्ञात हो तो ये समीकरण एकदम सटीक बता देगा कि वो वस्तु 10 सेकंड में ठीक कितने मीटर दूर जा चुकी होगी। सही कहा। और तीसरा समीकरण उन स्थितियों के लिए एक जादुई चाबी है जहां हमें ये नहीं पता होता कि समय कितना लगा है। हाँ, ये समीकरण शुरुआती रफ्तार, अंतिम रफ्तार, त्वरण और तय की गई दूरी के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। इन्हीं समीकरणों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कितनी रफ्तार से जाएगा और किस सटीक जगह पर किसी सैटेलाइट को स्थापित करेगा। ये तो हुई कागज, ग्राफ और अंतरिक्ष की सैद्धांतिक बातें। लेकिन 11वीं कक्षा के इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें वापस जमीन पर ले आते हैं। बिल्कुल। जब हम अपनी कार या बाइक लेकर असली सड़क पर उतरते हैं तो ये सूत्र सिर्फ नंबर नहीं रह जाते, ये जिंदगियां बचाने का काम करते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गंभीर उदाहरण दिया गया है अवरोधन दूरी या स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग डिस्टेंस उस निर्णायक दूरी का नाम है जो कोई भी तेज रफ्तार गाड़ी ब्रेक दबाने के बाद से लेकर पूरी तरह रुकने तक तय कर लेती है। ब्रेक लगाते ही गाड़ी पत्थर की तरह एक ही जगह पर नहीं जम जाती, वो कुछ दूर तक घिसटती या आगे बढ़ती है। और ये दूरी गाड़ी की शुरुआती स्पीड पर बहुत गहराई से निर्भर करती है। गति का जो तीसरा समीकरण अभी हमने डिस्कस किया, वो साफ बताता है कि ये रुकने वाली दूरी गाड़ी की शुरुआती स्पीड के वर्ग के समानुपाती होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इस वर्ग वाले हिस्से को अगर सड़क के नजरिए से समझें तो परिणाम बहुत डराने वाले हो सकते हैं। वो कैसे? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ब्रेक लगाने पर वो 10 मीटर की दूरी पर रुकती है। ठीक है। अब अगर उस गाड़ी की स्पीड दोगुनी कर दी जाए, यानी 30 की जगह 60 की रफ्तार कर दी जाए, तो लोगों को लगता है कि रुकने की दूरी भी दोगुनी यानी 20 मीटर होनी चाहिए। लेकिन भौतिकी ऐसा नहीं कहती। भौतिकी कहती है कि स्पीड दोगुनी होने पर स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। मतलब गाड़ी अब 20 नहीं 40 मीटर दूर जाकर रुकेगी। यही कारण है कि यह सिर्फ एक गणितीय तथ्य नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा का एक बहुत बड़ा नियम है। अक्सर स्कूलों या अस्पतालों के पास गति सीमा के बोर्ड लगे होते हैं जहां स्पीड 30 या 40 तय की गई होती है। कई बार लोगों को लगता है कि 40 की जगह 50 की स्पीड में चलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन भौतिकी स्पष्ट चेतावनी देती है कि केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने से भी ब्रेक लगाने पर गाड़ी बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद रुकती है। और ये छोटी सी अतिरिक्त दूरी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इस दुर्घटना वाले परिदृश्य में एक और मानवीय पहलू जुड़ता है, जिसे प्रतिक्रिया काल या रिएक्शन टाइम कहते हैं। ये वो समय है जो हमारा दिमाग किसी घटना को देखने और उस पर एक्शन लेने में लगाता है। मान लीजिए सड़क पर अचानक कोई बच्चा सामने आ जाता है। उस बच्चे को आंखों से देखना, दिमाग द्वारा ये प्रोसेस करना कि खतरा है, ब्रेक लगाना है, और फिर पैर को एक्सेलरेटर से हटाकर ब्रेक तक ले जाने और उसे दबाने में कुछ समय लगता है।
ये पलक झपकने से भी कम समय हो सकता है, लेकिन विज्ञान में इन कुछ मिली सेकंड्स का बहुत महत्व है। और प्रतिक्रिया काल नापने के लिए किसी बड़ी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। इसे एक बहुत ही मजेदार प्रयोग से नापा जा सकता है, जिसे रूलर ड्रॉप टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करना होता है? हाथ को उस स्केल के बिल्कुल निचले सिरे के पास बिना उसे छुए रखता है। इसके बाद पहला व्यक्ति बिना कोई चेतावनी दिए अचानक उस स्केल को छोड़ देता है। हाँ, और दूसरे व्यक्ति को अपनी पूरी फुर्ती लगाकर उसे हवा में ही पकड़ने की कोशिश करनी होती है। जितनी देर में दूसरा व्यक्ति उस गिरते हुए स्केल को पकड़ता है, तब तक स्केल गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ सेंटीमीटर नीचे गिर चुका होता है। मान लीजिए जब उसे पकड़ा गया तब तक वो 21 सेंटीमीटर नीचे गिर गया था। तो यहाँ भौतिकी का एक सरल नियम काम आता है, जो बताता है कि समय का सीधा संबंध गिरी हुई दूरी और गुरुत्वाकर्षण से है। बिल्कुल। जब उस 21 सेंटीमीटर की दूरी को इस नियम में रखा जाता है तो तुरंत पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का प्रतिक्रिया काल लगभग 0.2 सेकंड था। ये सच में बहुत अद्भुत है कि एक साधारण से प्लास्टिक के स्केल और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम इंसानी दिमाग की तेजी नाप सकते हैं। सही बात है। अगर कोई इस टेस्ट में बार बार फेल हो जाए या उसका स्केल बहुत नीचे जाकर पकड़ा जाए, तो शायद उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने के बजाय को पैसेंजर सीट पर ही बैठना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, गुरुत्वाकर्षण और गिरती हुई चीजों की बात हो रही है तो स्रोत सामग्री के अंत में गैलीलियो की एक और खोज का जिक्र है। कौन सी खोज? जो विज्ञान से ज्यादा किसी रहस्यमयी कविता जैसी लगती है। विषम अंक नियम या लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। हाँ, ये प्रकृति के सबसे अद्भुत और कम चर्चा में आने वाले गणितीय पैटर्न्स में से एक है। गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिर रही होती है तो समान समय के अंतरालों में वो जो दूरी तय करती है उसका अनुपात हमेशा विषम संख्याओं में होता है। मतलब ऑड नंबर्स में। इसे अगर विजुअलाइज करें, मान लीजिए एक पत्थर किसी ऊंची इमारत से नीचे गिर रहा है। तो अगर हम उसके गिरने के सफर को एक एक सेकंड के हिस्सों में बांट दें, तो पहले सेकंड में वो पत्थर जितनी भी दूरी तय करेगा, ठीक अगले यानी दूसरे सेकंड में वो उसकी 3 गुना ज्यादा दूरी तय करेगा। और तीसरे सेकंड में वो पहले सेकंड के मुकाबले 5 गुना ज्यादा दूरी तय करेगा। चौथे में 7 गुना। तो गिरने की इस दूरी का अनुपात हमेशा 1:3:5:7 के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकृति का अपना एक बहुत ही सटीक गणित है। हर गिरती हुई चीज, चाहे वो बारिश की बूंद हो या हाथ से छूटा हुआ सेब, अनजाने में इस विषम संख्या वाले नियम का पालन कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि गति कोई बेतरतीब या रैंडम चीज नहीं है। ये बहुत ही सख्त और तार्किक नियमों से बंधी हुई है। आज के इस पूरे अध्ययन को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे जटिलताओं को कम करने के लिए एक विशाल ट्रेन को एक छोटे से बिंदु वस्तु में बदल दिया जाता है। एक लंबी यात्रा के औसत वेग और वीडियो के एक जमे हुए फ्रेम जैसे तात्क्षणिक वेग के अंतर को समझा। हमने ये भी जाना कि कैसे गैलीलियो ने पानी की घड़ियों का इस्तेमाल करके त्वरण का असली मतलब दुनिया को समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कागज पर लिखे गति के समीकरण कैसे सड़क पर गाड़ी के ब्रेक लगने की दूरी और इंसानी दिमाग के रिएक्शन टाइम से जुड़कर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। गति का यह विज्ञान सच में हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। गति के इन सभी सख्त नियमों, गणितीय पैटर्न्स और निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। अगर इस ब्रह्मांड में हर एक चीज, हमारे शरीर के अंदर की सूक्ष्म कोशिकाओं से लेकर अनंत अंतरिक्ष में घूमती विशाल आकाशगंगाओं तक हमेशा एक निरंतर गति में है और इन अटल नियमों से बंधी है, तो क्या इस दुनिया में विश्राम, ठहराव या स्थिरता नाम की कोई चीज सच में मौजूद है, या फिर ये स्थिरता सिर्फ और सिर्फ हमारे देखने के सीमित नजरिए का एक खूबसूरत भ्रम है?